वेलकम बैक वंस अगेन। अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से इसको मनाया जाता है। वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं कि जी जिद्दत आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, बट स्टिल हमारी सोसाइटी में अभी भी खुल के आप उस तरह से गुफ्तगू नहीं कर पाते। बहुत सारी ख़वातीन अभी भी परेशान रहती हैं। बहुत सारी ख़वातीन अभी भी सिम्टम्स कुछ फील होने के बावजूद उस तरह से बात नहीं कर पाती हैं, शेयर नहीं कर पाती हैं, इवन अपने डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाती हैं। सो हमारे प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे टीवी चैनल से, बहुत सारे आपके सोशल मीडिया चैनल से इस टॉपिक पर डिस्कस जब हम भी करते हैं, डिस्कशन करने का मकसद भी यही होता है कि इसको आप बिल्कुल बाकी दूसरी बीमारियों की तरह लेना चाहिए। टाइमली अगर ये डायग्नोज हो जाए ब्रेस्ट कैंसर, तो कैंसर की दूसरी इकसाम में से कहा यह जाता है कि इसका इलाज जल्दी हो जाता है, ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। बट पॉइंट ये है कि इसको अगर आप फौरी फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे अगर इसकी तशख़ीस हो जाए तो आसानी से इसका इलाज मुमकिन है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बेसिकली है क्या, होता क्यों है? क्योंकि हम जब भी किसी भी बीमारी की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी अच्छा जी, आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के पेश नज़र आपने क्या करना है, सिम्टम्स आपको किस तरह से अपीयर होना शुरू होते हैं, वजूहात इसकी क्या हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अच्छा आपने फ़लाँ चीज़ खा ली, फ़लाँ चीज़ खा ली, डायबिटीज़ इसलिए हो रही है, लाइफस्टाइल आप मॉडिफाई कर लें, बट देयर इज़ सम इश्यूज़ कुछ होते हैं। बट यहाँ पर समटाइम कहा जाता है कोई रीज़न नहीं है इसकी, इवन कि आपकी किसी पेरेंट्स में से भी किसी को नहीं होता, बट फिर भी हो जाता है। आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सिम्टम्स से भी बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान में इसका कैसा इलाज मौजूद है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, उनका मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। कंसल्टेंट हैं जी ब्रेस्ट एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, डॉक्टर एहसन राव साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कहते हैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों में, सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, जिद्दत आ गई है, लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, अवेयरनेस आ गई है, बट स्टिल व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर ना, तो लोग अभी भी इसके बारे में उस तरह खुल के बात नहीं करते। कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू हैव अ टॉक। दूसरी चीज़ ये कि आपने माशाल्लाह से पहले ही बहुत अच्छी बातें कर दी कि इसको फर्स्ट स्टेज में हमको पकड़ना चाहिए, और इसकी बेस्ट तरीका यही है कि इसको जितना अर्ली डायग्नोज हो, जितना अर्ली ट्रीट करे उतना अच्छा है। अवेयरनेस की अभी भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैल रही है। और इस वक्त मैं कहूँ तो तकरीबन जो WHO ने शो किया है कि हर 8 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर होएगा अपनी ज़िंदगी में, तो आप समझ सकते हैं कितना कॉमन हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे फिर हमें ये सोचना है कि सभी लोग रिस्क पे हैं। सभी लोग रिस्क पे हैं, एब्सोल्युटली। देयर इज नो रीजन, विदाउट एनी रीजन देयर इज़ नो रीज़न, समटाइम्स वी डोंट इवन फाइंड एनी रीज़न, वो भी नहीं पता लगता। और मगर मैं अभी ये बात मुकम्मल करना चाह रहा था कि बाकी मुल्कों को अगर आप कंपेयर करें ना, तो हमारी जो डेथ है या अमवात है ब्रेस्ट कैंसर से, वो बहुत ज़्यादा है, वो रेड जोन में है। ओहो। तो बाकी मुल्कों में भी बहुत कॉमन है, मगर उसका क्योंकि इलाज है और बर वक्त इलाज है, उस वजह से उन्होंने डेथ की लेट होती है ना। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। और इसी के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हम लोगों ने किया है, और क्योंकि मैं एफिलिएटेड हूँ शौकत खानम से, हमने तो ख़ास तौर पर भरपूर कोशिश की है कि इसकी जितनी अवेयरनेस फैलाएं उतना कम। ठीक है, अवेयरनेस के पेश नज़र हम लोगों को बताते हैं कि आपको ये सिम्टम्स हों तो आपको फौरी तौर पर मेमोग्राफी करानी है। इसके लिए मेमोग्राफी की टर्म यूज़ होती है ना, जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। मेमोग्राफी होती है अगर आप 40 साल से ऊपर है उनके लिए। अच्छा। जो अक्सर जो मैंने देखा है पाकिस्तान में, मैं यूके से कंपेयर करूँगा कि अगर यंग लड़की, जो रिसर्च ने ये शो किया है कि अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और अगर आप अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएं, जो होना चाहिए 25 या यंग लड़की में अल्ट्रासाउंड स्कैन होना चाहिए, और 40 साल के बाद जो खवातीन है उनका मेमोग्राम होना चाहिए। अच्छा, दोनों में डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस है। और अगर आप अल्ट्रासाउंड स्कैन कराओ और अगर अल्ट्रासाउंड में गिल्टी हो, चाहे वो नॉन कैंसर या उसको बेज़रर कहते हैं वो भी हो, फिर भी उसकी बायोप्सी कराना ज़रूरी है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम 100% सेंसिटिव नहीं है। तो काफ़ी खवातीन हमारे पास आई हैं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ, उन्होंने कहा जी बेज़रर है, कैंसर नहीं है, आप घर जाएँ, और वो बढ़ गया और वो कैंसर निकल आया। क्या इनकी शेप कोई डिफरेंस होती है दोनों की? जो आप कह रहे हैं कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, तो पता कैसे चलता है कि ये कैंसर हो सकती है, ये नहीं हो सकती? हाँ, उसकी ग्रेडिंग होती है, उसके साइंस भी होते हैं स्कैन पे भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके साइंस है उनकी तो बायोप्सी कराना ज़रूरी है। ओके। जिनके साइंस नहीं भी हैं उनकी भी बायोप्सी कराना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से भी 10 से 15% खदशा है कि वो कैंसर फिर भी निकलेगा। और जब मैं बायोप्सी की बात करूं तो काफ़ी ये भी नोट किया हमने काफ़ी लेवल्स पे कि वो गिल्टी निकाल देते हैं बायोप्सी के लिए। आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि वो इलाज बिल्कुल सही नहीं है। उसकी वो नीडल बायोप्सी होनी चाहिए सिर्फ, ताकि पता लग सके वो सेल्स क्या हैं और उसके बाद उसका प्रॉपर ऑपरेशन और इलाज हो। सही। क्या ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज है? एब्सोल्युटली। आई मीन सारे कैंसर्स में सबसे अच्छा इलाज जो है इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर का है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेज का तो जिसको हम सर्वाइवल कहते हैं या जानलेवा एज सच बिल्कुल नहीं है अगर उसका बर वक्त इलाज हो। और थर्ड और फोर्थ स्टेज में भी उसका इलाज बहुत अच्छा है। और पेशेंट हम चाहते हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, बेशक उसकी डिज़ीज़ उसके साथ रहे। और उसकी काफ़ी सारी अब दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपी के अलावा भी इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी है, जिससे वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सही। मुझे इसके सिम्टम्स कुछ बता दें कि अगर आपको ये सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो फौरी तौर पर आपने डॉक्टर से रिजू करना है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका सिम्टम है वो है लंप या गिल्टी। वो तकरीबन 80 से 90% औरतों को फील होती है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हर महीने अपना एग्जामिनेशन करें, क्योंकि हर ख़वातीन का जो ब्रेस्ट की फीलिंग होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो आपको पता नहीं लगता वो गिल्टी किस किस्म की है या कैसी फील हो रही है। आपको कोई भी अगर अपने छाती में चेंज ऑफ शेप हो या गिल्टी फील हो या कुछ डिफरेंट फील हो, आपने लाजमी जाके उसको चेक कराना है। और फिर उसी वक्त उसका स्कैन हो और बायोप्सी हो। इसीलिए शौकत खाना में वन स्टॉप क्लिनिक किया जाता है, जिसके अंदर सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट एक साथ बैठे होते हैं। उसी वक्त ही आपका एग्जामिनेशन होता है, उसी वक्त ही स्कैन होता है और उसी वक्त ही बायोप्सी होती है। और सारा सभी लोग जा सकते अंदर हैं। ये वॉक इन पे आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। बिल्कुल। और यही स्टैंडर्ड है। इसने शो किया है कि ये कैंसर अर्ली कैच करता है। यूरोप और यूके में तो यही स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में बहुत कम है। हम उनमें से कम हॉस्पिटल में थे जिसको ऑफ़र कर रहे हैं और तकरीबन हर रोज़ ऑफ़र कर रहे हैं। एज के किस हिस्से में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? मतलब आपको कब से इस चीज़ को लेके जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है कि भाई कोई चांस हो सकता है? देखिए, जब आप 20 के बाद तो आपको अपना रेगुलर एग्जामिनेशन करना चाहिए। एक और भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एग्जामिनेशन करना चाहिए पीरियड्स के बाद या माहवारी के बाद, क्योंकि उस वक्त बेस्ट टाइम होता है एग्जामिनेशन करने का अपनी छाती को, और तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिसर्च ने ये शो किया है कि जब 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। मगर जो मैंने डिफरेंस फील किया है यूके में और पाकिस्तान में, यहाँ पे तो यंग लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं तो कहूँगा कि वो लाजमी चेक करें, अपने आप को रेगुलरली अपना ख्याल रखें। आम तौर पर इसकी रीज़न क्या पाई जाती है? वजूहात क्या क्या होती हैं? देखिए, वजूहात रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि वो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आपके पास एक चीज़ होगी तो लाजमी उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा। उसमें यह है कि कुछ फैक्टर्स हैं, जिस तरह अगर आपने ब्रेस्ट फीड ना करवाया हो या लंबे अरसे के लिए कॉन्ट्रासेप्शन या हार्मोन्स लिए हों, या अगर आपके जो पीरियड है वो जल्दी स्टार्ट हो गए हों, ये जनरली रिस्क फैक्टर्स बताए जाते हैं। मगर जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है एज, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है कैंसर का रिस्क नेचुरली बढ़ता रहता है। इसका डाइट से, इसका ऑब्वियसली जेनेटिक में भी अगर आपके मदर को है और किसी को है तो आप फिर भी रिस्क पे हैं। तो जो आप जो कह रही हैं वो उसके कहते हैं ख़ानदान में अगर कोई जीन हो तो ख़ानदानी ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त 10 से 15% लोगों में होते हैं। तो जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं उसमें तकरीबन 15 से 20% लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, मगर ज़्यादातर की नहीं होती। तो जैसा आपने कहा, अपनी डाइट लाजमी अच्छे रखें। ये तो अब सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना मोटापा ना होने दें और अच्छी डाइट लें, तो एक तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क वैसे कम होता है, ऊपर से अगर किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए और ठीक भी हो जाए तो वापस आने का रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक हो गया। मुझे ये बता दीजिएगा कि हमने ये भी बात कर ली कि पाकिस्तान में इसका इलाज भी हो रहा है, बट बहुत सारे लोग पता होने के बावजूद इलाज से खौफजदा होते हैं कि भाई ये इलाज जो है वो बहुत दर्दनाक है, मरीज़ बहुत दर्द में रहता है। ठीक, हाँ, क्योंकि यहाँ पे है ये परसेप्शन है, मैं कहूँगा मिथ है, क्योंकि दो मिथ तो बहुत कॉमन है। एक के जो ख़वातीन है वो समझती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो छाती रिमूव करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप अगर सिर्फ गिल्टी रिमूव करो और शुआएँ दो तो उसका जो आउटकम है वो उतना ही अच्छा है जितना कि आप छाती रिमूव करो। तो इसलिए हमारी प्रेफरेंस तब यही होती है कि हम छाती बजाएं, ताकि एक ख़वातीन को उसकी बॉडी इमेज अच्छी लगे और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो ना। बिल्कुल, आपको ऑब्वियसली सोसाइटी का भी तो एक प्रेशर होता है ना। हाँ। वो भी अगर आपको देखना पड़ता है। ख़वातीन में ही क्या ब्रेस्ट कैंसर होता है कि मर्दों को भी होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मर्दों को भी होता है। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मर्दों में बहुत कम ब्रेस्ट टिश्यू होता है मगर उसमें कैंसर होता है। एक स्टडी ने ये शो किया था, खैर वो यूरोपियन थी, कि तकरीबन हर रोज़ एक आदमी को ब्रेस्ट कैंसर होता है यूरोप में या यूके में। पाकिस्तान का इस वक्त डेटा कम है कि कितने आदमियों को होता है, मगर जब से मैं आया हूँ इधर मैंने कम से कम 2-3 मेल पेशेंट को तो ट्रीट किया है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। अच्छा। तो मर्दों को भी चाहिए कि चेक करें। ठीक है। इलाज हो गया, कीमोथेरेपी लेट्स सपोज हुई, ये डॉक्टर्स आपके डिसाइड करते हैं ना कि आपका इलाज का एक पूरा पैटर्न क्या होना चाहिए। क्या दोबारा से होने के चांसेस भी होते हैं? 2-3 साल पहले आपको हुआ था, दोबारा से हो गया? हाँ, उसको उसी का रिस्क कम करने के लिए आपको वो दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें अलग अलग किस्म की ट्रीटमेंट है। इम्यूनोथेरेपी है, शुआएँ हैं, हार्मोन थेरेपी है, कीमोथेरेपी भी है। फिर आपको मुसलसल इलाज वाले उसमें रहना पड़ता है? नहीं, इलाज वाले पे नहीं, वो सारा ट्रीटमेंट ना आपका 1-2 साल तक चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है। हार्मोन थेरेपी जो है वो 5 साल तक चलती है आमतौर पे, कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, उसके बाद आप रोक देते हो। फिर आपकी असेसमेंट भी होती है 5 साल तक, ज़्यादातर ख़वातीन में जो 40 साल के ऊपर है। उसके बाद हम दोबारा वही कहते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनको अपना एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए, कोई चीज़ उसको मुख्तलिफ लगे तो वाकई आपके अपना दोबारा चेक करवा लें। सो हम कहते हैं कि जी 100% इसका इलाज है फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे, या इसके बाद भी इसका इलाज मुमकिन होता है? जो आप कह रहे हो वो इसका मतलब ये है कि सर्वाइवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज का मतलब है कि आप उसको क्योर कर सकते हो कैंसर, यानी आप कैंसर को रिमूव कर सकते हो जो आपको नज़र आ रहा हो, और पेशेंट को आप वापस अपनी नॉर्मेलिटी में ला सकते हो। स्टेज 4 का मतलब होता है वो फैला हुआ है और वो ब्रेस्ट से निकल के जिस्म के दूसरे अज़ा में पहुंच गया है। उसके अंदर भी अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास, और हम वो सारे फैसिलिटेट करते हैं। उसका आइडिया ये होता है कि ज़ाहिर बात है आप उसको पूरे तरीके से तो ख़त्म नहीं कर सकते, मगर आप उसको इतना छोटा कर देते हो कि वो इंसान को तकलीफ़ नहीं देता और उसके के ऑर्गन फंक्शन को ख़राब नहीं करता। पेनलेस ट्रीटमेंट भी इसका है कोई? क्योंकि लोग कहते हैं कीमोथेरेपी के बाद बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, तो ऐसा ट्रीटमेंट भी है कि इससे पेशेंट तकलीफ़ में कम रहे? हाँ, कीमोथेरेपी जो है वो टॉक्सिक ड्रग तो है। अक्सर अब ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ये प्रेफरेंस होती है कि कीमोथेरेपी ना दें, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, और हम कोशिश करते हैं कि बाकी हम ट्रीटमेंट पहले दें ताकि कीमोथेरेपी की ज़रूरत ना हो। तो ये भी एक मिथ है, अगर ख़वातीन समझती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कीमोथेरेपी और बाल गिर जाना, वो भी नहीं है। सबको नहीं लगती कीमोथेरेपी, अलग अलग किस्म के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। मगर अगर देनी पड़े किसी वजह से जो इम्पोर्टेंट हो ताकि कैंसर को वापस आने से रोकने के लिए, आपने जान भी तो बचानी है, फिर तो आपको देनी पड़ेगी। फिर हमारे पास अच्छे सपोर्ट है, ख़ास तौर पे नर्सेस का, साइकोलॉजिस्ट का, ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें उस आजमाइश से गुजार सकें। वो 6 महीने की होती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि किस तरह से इस बारे में जो है लोगों को हमने गाइड करना है कि एटलीस्ट इतनी देर बाद रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर अपना टेस्ट कराएं, या फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, कितनी देर बाद हर खातून के लिए रिकमेंडेड है? देखिए, हर खातून के लिए जो पाकिस्तान में तो इस वक्त जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग, के पहले से आपको पता लग जाए कि वो बड़ा होने से पहले ना, तो वो स्क्रीनिंग जो है वो एज 50 से 70 तक है। और इस वक्त यूके के अंदर है कि हर 3 साल में मेमोग्राम कराना चाहिए। यहाँ पे मैंने नोट किया हर साल में होता है, क्योंकि यहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। उससे पहले ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। अगर बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुतासिर हैं तो फिर आपका वो जो मेमोग्राम है वो पहले शुरू करना पड़ता है एज 40 से बाद। और अगर खुदा ना खास्ता कोई जेनेटिक टेंडेंसी है या किसी का जीन का है जिसको ब्रेका जीन कहते हैं, BRCA, तो फिर उनको तो और पहले स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। मगर जो बाकी की जो यंग ख़वातीन हैं 50 साल से कम की, जो नॉर्मल हैं, जिनमें ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनके वो एज सच कोई टेस्ट ना कराएं, मगर अपना रेगुलर
मंथली एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन करते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सही। सर्जरी जो है वो किन की जाती है, किस स्टेज में की जाती है और क्या सेफ होती है? सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ है। ख़ास तौर पे मैंने शुरू किया शौकत खाना में, तो रिकन्स्ट्रक्शन भी और सारी सर्जरीज जो हैं वो डे केसेस हैं। सुबह पेशेंट आता है और सुबह ही घर चला जाता है, क्योंकि हम उसको ऐसे अच्छे ब्लॉक्स देते हैं ताकि उसको ऑपरेशन के बाद पेन कम हो या हो ही ना, तो वो आराम से कंफर्टेबल घर जाता है। तो माशाल्लाह सर्जरी काफ़ी सेफ़ है। अप टू स्टेज 3 आप आराम से अच्छी सर्जरी कर सकते हैं। अवेयरनेस के पेश नज़र आपका लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है और लाइफस्टाइल होना कैसा चाहिए? लाइफस्टाइल जैसा हमने अभी जिक्र किया, अपना आप नेचुरली ख्याल रखें, अपना आप को रेगुलर एग्जामिन करते रहें। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यू आर व्हाट यू ईट एक इंग्लिश वर्ब है, तो आप अपना वज़न ना बढ़ने दें और एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि ये तो सबने हर स्टडी ने शो किया है कि मोटापे से सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं और कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये दैट्स द की। सही। हार्मोनल इम्बैलेंस की एक बड़ी टर्म बच्चियों में अब सुनी जा रही है। सो यहाँ से ही आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, अगर बच्ची के हार्मोन इम्बैलेंस हैं, पीरियड्स में कोई इशू आ रहा है, तो आगे जाके थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना है कि ये इशू हो सकते हैं। पीरियड्स का उससे एज सच तो ताल्लुक़ नहीं है, यानी एज लॉन्ग के उसका पीरियड्स हो रहे हैं या इरेगुलर भी हैं, उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ाता वो, अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्ट्रासेप्शन ले रहा हो या हार्मोन्स ले रहा हो या टेबलेट्स ले रहा हो, फिर उसका रिस्क बढ़ता है, वो भी साल तक कम से कम ले, मगर वैसे उसका कोई लिंक नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत क्या है? वो आपने कहा कि एक रिस्क फैक्टर है, तो इट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, रिस्क फैक्टर एज इन उसको रोकने का फैक्टर। हाँ, वही ना कि अगर नहीं कराई गई तो एक रीजन हो सकती है कि अगर एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाम में है कि औरतों को कहा है कि अगर आप कर सकती है तो आप करें, उसका फ़ायदा भी है। और फ़ायदा ये है कि अगर एक खातून है वो ब्रेस्ट फीड कराती है तो उससे तकरीबन 1.5 या 2 टाइम्स रिस्क कम हो जाता है। अगर पॉपुलेशन रिस्क 15% है तो वो 10% या उससे कम हो जाएगा। बिल्कुल। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, रेगुलर एग्जामिनेशन करें। शौकत खानम कराची जो है वो इस वक्त इंशाल्लाह खुलने वाला है, भरपूर हमारा साथ दें। हम तो सिर्फ एक ज़रिया हैं आप लोगों की हेल्प करने का। अल्लाह की रस्सी को थाम के रखें और गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें। सो हम इसमें शौकत खानम की खिदमत को सराहना भी चाहेंगे, जिस तरह से वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इलाज मुआलजा जो है वो फराहम किया जा रहा है, उसको ज़रूर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रॉपर एक मरीज़ जो एक दफ़ा एंटर हो जाता है, उसका इलाज जिस तरह से किया जाता है, मुसलसल उसके टाइम पे उसको कॉल की जाती है, मेडिसन की फराहमी के हवाले से अगर हम देखें तो प्रॉपर एक मुनज़्ज़म सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा है। और जहाँ तक रह गई है ब्रेस्ट कैंसर की बात, तो आज गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि तमाम लोगों को, बहुत ख़ास तौर पर ख़वातीन को 40s के बाद बहुत कॉन्शियस रहना है, अपना मुआयना ख़ुद से करते रहना है, ताकि खुदा न खास्ता अगर ऐसा है भी तो बर वक्त तशख़ीस के साथ इलाज को बेहतर और मुमकिन और लाइफ को सेव किया जा सके। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, और इस तरह के मेहमानों को बुलाने का मकसद उनको अप्रिशिएट करना तो होता ही है, मोटिवेशन होती है बहुत सारे लोगों के लिए, वो जो कुछ करना चाहते हैं, वो जिनको अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया है और आप उसको बस टाइम से बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं। सो आज के मेहमान हमारे आर्टिस्ट हैं जी, पेंटर हैं अदील अहमद, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनका काम बहुत ही ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। कब से कर रही हैं आप पेंटिंग? मैंने ये 2020 में स्टार्ट किया था। अच्छा जी, तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से स्टार्ट की, क्या बचपन से ही शौक था? बचपन से शौक था, लेकिन स्टार्टिंग जो थी वो कोई टूल्स और टेक्निक का नहीं पता था, तो जो बेसिक्स होती हैं पेंसिल और जो शीट, उसी पे स्टार्ट किया था। लेकिन फिर प्रैक्टिस करके मैं इस चीज़ की तरफ आया कि मुझे चीज़ें कौन सी और कैसे यूज़ करनी है, तो प्रैक्टिस से ही मैं इस लेवल तक पहुँचा था। तो प्रोफेशनली मैंने 2020 में फिर स्टार्ट किया था। मीडियम कौन सा आपका है? मीडियम मेरा ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर और स्केचिंग करता हूँ मैं, ह्यूमन स्केचिंग करते हैं। तो स्केचिंग मुझे ये बताइएगा, प्रॉपर सीखा भी किसी से? फिर नहीं, प्रॉपर मैंने सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मैंने
अपने एंड पे पूरी कोशिश की हुई है कि कहाँ पे क्या लूप होल है उसको मैंने क्लियर किया है। तो गॉड गिफ्टेड ही है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है इसको। सबसे पहला स्केच किसका बनाया था और कैसा बना था? सबसे पहले जो मैंने स्केच बनाया था वो अप्रोक्सीमेटली मुझे 15 to 20 डेज लग गए थे। और मैंने अपने पीर साहब हैं हसन हसीबुर रहमान साहब, उनका स्केच बनाया था, तो उन्हें प्रेजेंट किया। फिर कासिम अली शाह साहब का स्केच बनाया, उन्हें प्रेजेंट किया। और इसी तरह फिर मैं पर्सनालिटीज़ के स्केच बना के उन्हें मैंने प्रेजेंट किए काफ़ी ज़्यादा। सही। सो मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम लगता है अब आके एक स्केच बनाने में, टाइम कितना लगता है? एक स्केच को अगर हम डिटेलिंग में देखें, रियलिस्टिक फॉर्म के अंदर लेकर आएँ तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 घंटे लग जाते हैं। 20 से 22 घंटे लग जाते हैं। सो स्केच बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आपका बोर्ड जिस पे आप बना रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए? क्या क्या चीज़ें बेसिक जो ज़रूरत होती है जिनकी? जो प्रोफेशनली अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें स्कॉलर शीट जो हमें सबसे पहला टूल चाहिए होता है। उसके बाद पेंसिल्स हैं जो डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल्स हैं। नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं जो हम नहीं, वो नॉर्मल पेंसिल्स नहीं होती, डिफरेंट ग्रेड्स की होती हैं। और उसमें कुछ लाइट पेंसिल होती हैं, कुछ डार्क डिग्री की पेंसिल्स होती हैं। तो हमेशा लाइट से स्टार्ट किया और सबसे पहले आउटलाइन बनती है। ठीक है। मैं जो मेरा प्रोसेस है, मैं उसको सबसे पहले आउटलाइन बनाता हूँ, आंख से मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। तो उसको फिर कंप्लीट सबसे पहले आउटलाइन की जाती है। उसके बाद फिर उसके ऊपर शेडिंग अप्लाई की जाती है। तो शेडिंग लेयर बाय लेयर अप्लाई की जाती है। शेडिंग भी पेंसिल से होती है? जी, पेंसिल से ही होती है। जहाँ पे लाइट अप्लाई करना है वहाँ पे लाइट डिग्री की पेंसिल अप्लाई होगी, जहाँ पे डार्क अप्लाई होना है वहाँ पे डार्क डिग्री की पेंसिल। आपने किसी से सीखा नहीं तो फिर आपको ये कैसे पता चला? प्रैक्टिस करके, टूल्स को यूज़ करके, कहाँ पे कौन से टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, ज़्यादा अप्लाई करना है या कम। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे वहाँ पे ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कम डार्कनेस आएगी। काम खुद किसी का देखते भी हैं जिसका आपको बहुत पसंद हो, जिसको आप चाहती हूँ कि मुझे ऐसा बनना है? जी, बहुत आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में जिनको सोशल मीडिया पे देखा हुआ है, उनके काम को भी देखा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। और वो काम देख के मुझे भी खुशी होती है कि मैं भी इंशाल्लाह इस लेवल पे पहुंचूंगा। तो सही, ये मोटिवेशन आती है मुझे। सही। सो सोशल मीडिया से लोगों का फीडबैक कैसा आता है? स्टार्टिंग में तो एप्रिसिएशन कम थी, लेकिन जैसे ही मैंने काम करके दिखाया लोगों को कि ये चीज़ें हैं जो हमारे अंदर जो हम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में एप्रिसिएशन कम थी, इंशाल्लाह फिर बढ़ती गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सही। सिखाते भी हैं अगर कोई सीखना चाहे? जी, मैं सिखाता भी हूँ और मैं बच्चों की क्लासेस लेता हूँ, कोर्स अपना लॉन्च करता हूँ, तो उसमें बच्चे सीखते भी हैं मुझसे। अच्छा, बड़ा इशू होता है पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स ने जब आपने चाहा कि अच्छा आपने इस फील्ड में आना है, तो क्योंकि बच्चे जिनके पास ये हुनर होता है, जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स कहते नहीं पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो, नहीं पढ़ाई ज़रूरी है, ये ज़रूरी काम नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको आगे आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं बाय प्रोफेशनल खुद लेक्चरार भी हूँ। अच्छा। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि स्टडी की तरफ तो टाइम दें, लेकिन आपके पास ऐसा भी टाइम होना चाहिए जो आप अपने आप को भी टाइम दें। तो उस टाइम में अगर हमारे पास कोई और एक्टिविटी नहीं है, तो हम अगर इंडोर की बात करें तो हम आर्ट कर सकते हैं। तो आर्ट जो है वो हमारे अंदर एक अलग लेवल की एक मोटिवेशन लेकर आता है। चीज़ों को हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमारे अंदर स्किल्स डाली हैं, तो उसको हमें बाहर निकालना है, उसको पॉलिश करना ही हमने खुद करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और हर बंदे में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ स्पेशल रखा है। सिर्फ ये पोर्ट्रेट वगैरह स्केचिंग यही करते हैं कि कोई बिल्डिंग्स और कुछ इस तरह की चीज़ों को भी, नेचर को भी कभी बनाने की कोशिश की? जी, बहुत ज़्यादा डोमेन्स आ जाती हैं, लेकिन मैंने अपनी जो एक डोमेन रखी हुई है वो स्केचिंग रखी हुई है। वैसे मैंने कैलीग्राफी भी की हुई है। अच्छा। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को भी मैंने किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी जो है वो ह्यूमन स्केचिंग के ऊपर ही है। ह्यूमन स्केचिंग के ऊपर है। अच्छा, बाकी पेंटिंग क्या डिफरेंट ज़्यादा है और क्या मुश्किल भी है? कैलीग्राफी कहते हैं बहुत मुश्किल है। जी, कैलीग्राफी में एक चीज़ होती है कि आपने खुद क्रिएटिव कंपोजिशन अपनी क्रिएट करनी है कि आपका बैकग्राउंड कलर स्कीम कौन सी होनी चाहिए और उसके ऊपर आपका कैलीग्राफी लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए। वो एक सबसे पहले आपको प्लान आउट करना पड़ता है, तो वो एक टास्क एक बहुत हैवी हो जाता है। जबकि स्केचिंग में है हमें एग्जैक्ट वही चीज़ को बनाना होता है। तो कैलीग्राफी भी अपनी एक अच्छा, पर स्केचिंग में भी आपने किसी की शेप नोज की खराब हो गई तो सारा स्केच ही खराब हो जाता है। आईज थोड़ी सी डिफरेंट हो गई तो कभी ऐसा भी हुआ है?
ऐसा हो जाता होता है, लेकिन हम उसको मैनेज कर लेते होते हैं, कंट्रोल कर लेते होते हैं, क्योंकि हमने एग्जैक्ट उसी चीज़ को बनाना होता है। जबकि किसी और अगर हम बात करें डोमेन के अंदर, तो उसमें चीज़ें चेंज हो जाएं तो उसमें वो कवर अप हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सामने बिठा के किसी शख्स का स्केच बनाना आसान है कि पिक्चर से बनाना आसान है? पिक्चर से, क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस है, तो पिक्चर में हर एक चीज़ डिटेल, तो उसमें एग्जैक्ट हमें पोजीशन का पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अब तक जो आपने स्केच बनाया और जिसको बहुत पजीराई, आपको खुद बहुत पसंद आया, कौन सा है? मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का जो स्केच यहाँ पे डिस्प्ले है, ये मुझे सबसे ज़्यादा मेरे करीब है, जो जहाँ जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। तो मैक्सिमम जो आप बहुत अच्छा स्केच बनाते हैं वो कितना टाइम ले जाता है? इसके ऊपर आई थिंक मैंने अभी तो 22 आवर्स के अंदर बन जाता है। आई थिंक ये 50 आवर्स के अंदर बना होगा। अच्छा, और उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, उनका स्केच, उनके यूनिफॉर्म जो था, वो यूनिफॉर्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग थी। वो डिटेलिंग टाइम ले जाती है। डिटेलिंग होती क्या है, हमें ये बता दें। छोटी छोटी चीज़ें, जो जैसे यूनिफॉर्म के अंदर मैं बात कर रहा था, तो वो उसका जो स्कीम है, तो वो चीज़ें डिटेल में काम ले जाती हैं। जैसे हमने फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर कुछ या कोई एक्सप्रेशन है, ये डिटेलिंग है, ये चीज़ें काम ले जाती हैं। हेयर के ऊपर डिटेलिंग आ जाती है। अच्छा, एक्सप्रेशन भी जो फेस के ऊपर होते हैं वो एज इट इज उसमें आप स्केचिंग जी, एज इट इज, यानी किसी की स्माइल में पिक्चर है तो वो स्माइल नजर आनी चाहिए, कोई बड़ी सीरियस है तो वो भी नजर आनी चाहिए। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, प्लान्स फ्यूचर में क्या हैं? अब आगे इसी तरह से इसी को ही लेके चलेंगे या कुछ और भी करना चाह रहे हैं लाइफ में? ये बाय पैशन मैंने इसको अपने साथ कैरी ऑन किया हुआ है, तो लेकिन मैं इसको प्रोफेशनल भी लेकर आना चाह रहा हूँ। तो प्रोफेशनली था, लेकिन मैं इसको अभी मज़ीद लेकर आना चाह रहा हूँ। फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं इसकी एग्जीबिशंस भी करूँ, किसी और डोमेन के अंदर भी काम करके, लाइक जैसे एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर भी काम करके, कैलीग्राफी की, तो उसमें कमीशन वर्क के तौर पे भी काम करूँ, उसकी एग्जीबिशंस भी करूँ, और बच्चों को एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर भी सिखाया जाए। तो अच्छा, महंगा आता है सामान, ये जो पेंसिल्स वगैरह ली जाती हैं? जी, कि बस नॉर्मल रेंज में नहीं, एक्सपेंसिव होती हैं। कुछ टूल्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक पेंसिल तो यूज़ नहीं होगी, इसमें 7 to 8 पेंसिल्स यूज़ होंगी। और अगर हम बात करें ब्रांड की, तो मैं स्टेडलर की पेंसिल यूज़ करता हूँ। वो आप अपनी मर्जी से, जिस पे आपको जो ज़्यादा पसंद होती है, जिससे आप कंफर्टेबल होते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, थैंक यू सो मच अदील, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम ब्रेक लेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आना है जी। आज जिनकी बर्थडे है उनको विश करेंगे जी। 27 अक्टूबर है। अगर आपकी बर्थडे है कल 28 अक्टूबर को, तो आप पिक्चर्स भिजवा के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फैमिली में अगर किसी की बर्थडे है, किसी फ्रेंड की सालगिरह है, बहन भाइयों में किसी की सालगिरह है, यस आपके टीचर की अगर सालगिरह, आप उनको बहुत स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जी। हमें नाम अभी भेज दें, पिक्चर के साथ भेजेंगे तो हम आपके साथ उनको मिलकर विश करेंगे जी। आज 27 अक्टूबर को सालगिरह है इकरा जीशान की, हाफिज फैज़ की, एहसन की, हसनैन अहमद, ईज़ा फातिमा, फैज़ान गौरी, और इसके बाद मोहम्मद नासिर, मोहम्मद बालाज, सालाद अहमद, मोहम्मद मूसा, उसके बाद जी रायान बाबर की सालगिरह है, इशल अली, मोहम्मद दाऊद की सालगिरह है। आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे और इसके लिए आप स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिए, इस नंबर पर आप भिजवा दें अपने पिक्चर। सो हम आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से विश करेंगे और आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाएंगे। ना सिर्फ आपकी बर्थडे को बल्कि आपकी फैमिली में अगर किसी की सालगिरह, किसी दोस्त की सालगिरह है तो आप भिजवा के पिक्चर्स उनको स्पेशल फील करा सकते हैं। ये अभी हम जा रहे हैं जी ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिए।